Hello everyone, I am Ankit. So I was discussing UPSC Prelims CSAT Logical Reasoning year wise previous years question. So जिसमें मैंने 2021 के LR के PYQs को सॉल्व करा दिया है and now in this video I will discuss 2022 logical reasoning questions. Okay, so in this video I am using set A paper of the 2022. So look, if you are confused how to approach CSAT paper and how to clear CSAT cutoff, तो उसके लिए मैंने चैनल पर एक डिटेल्ड CSAT स्ट्रैटेजी की वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको बताया है कि क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के कौन से ऐसे थीम्स हैं जो रिपीट होते हैं. ठीक है, तो फॉर द डिटेल्ड स्ट्रैटेजी यू कैन वॉच दिस वीडियो. Okay, so now let's solve the 2022 LR questions one by one. So this is the first question of LR जो कि सीक्वेंस पे पूछा गया है. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें भी जो है 2021 में सीक्वेंस पे क्वेश्चंस आया था. ठीक है, और ये क्वेश्चन सेम ही पैटर्न पे है. आप इसका पैटर्न देखो 20 to 10. ठीक है, ये क्या है मल्टीप्लाइड बाई 0.5, then 10 to 10 multiplied by 1, 10 to 15 multiplied by 1.5, 15 to 30 multiplied by 2. ठीक है, 30 to 75 30 multiplied by 2.5. तो इसका पैटर्न क्या बन रहा है, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई है, then 1, then 1.5, then 2, 2.5. तो x की वैल्यू क्या होगी 75 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3. तो 75 में अगर 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसका आंसर कितना आएगा 225. ठीक है, तो आंसर डी. ओके, सो 2021 में भी सेम पैटर्न पे पूछा गया था और यही पैटर्न आपका 2022 में भी रिपीट हुआ है. ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना नेसेसरी है. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सीक्वेंस पे ही है. ठीक है, तो मैंने जो है 2021 का जब पेपर सॉल्व करा रहा था तो उसमें बताया था कि आप सबसे पहले इसका डिफरेंस फाइंड आउट करो. ठीक है, अगर आपको डिफरेंस में कोई पैटर्न मिल जाता है तो आप उस पैटर्न के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो. तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है, आपको कोई पैटर्न मिल रहा है. 2 and 12 का डिफरेंस क्या है 10, 12 36 का डिफरेंस क्या है 24, 36 and 80 का डिफरेंस 44, देन 70. तो देखो यहाँ पे आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो अब इसके लिए सेकेंड मेथड क्या होता है, आपको चेक करना है n स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अगर इससे नहीं आ रहा है n स्क्वायर प्लस 2, देन n स्क्वायर प्लस n. ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस 1 से चेक कर लो आप, 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, फिर n की वैल्यू 2 रखो, 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6. तो ये पैटर्न क्या है आपका n स्क्वायर प्लस 1 पे नहीं बन रहा है. ठीक है, उसके बाद आप n स्क्वायर प्लस 2 पे देखो, तो n स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3. तो यहाँ पे पहला ही पैटर्न क्या है नहीं बन रहा है, तो n स्क्वायर प्लस 2 भी नहीं होगा. ठीक है, अब आप चेक करो n स्क्वायर प्लस n, तो n की वैल्यू 1 रखो, 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 रखो n स्क्वायर प्लस n में, 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू n की वैल्यू 3 रखो, 3 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 12. तो आप देखो यहाँ पे भी पैटर्न नहीं दिख रहा है. ठीक है, अब उसके बाद देखो आप n क्यूब प्लस n स्क्वायर, इस पे आप चेक करो. ठीक है, तो n की वैल्यू आप 1 रखो, तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, देन n की वैल्यू 2, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, 2 क्यूब कितना हुआ 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू 12. ठीक है, अब n की वैल्यू 3 रखो, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 3 क्यूब का वैल्यू 27, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9, 36. ठीक है, उसके बाद आप n की वैल्यू इसमें क्या रखो 4, 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, 4 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 64, 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू 80. ओके, तो आप देखो यहाँ पे इसका पैटर्न बन रहा है ना. अब n की वैल्यू 5 पुट कर दो आप, 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, 5 क्यूब की वैल्यू 125 एंड 5 स्क्वायर की वैल्यू 25 इक्वल टू 150.
ठीक है। इसका मतलब ये जो पैटर्न है, ये जो सीरीज है, वो एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसका जो अगला टर्म आएगा तो क्या होगा, एन की वैल्यू ऑफ 6 रखो, 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर। 6 क्यूब की वैल्यू होती है 216 एंड 6 स्क्वायर 36 इक्वल टू 6 6 12 एंड 3 1 4 5 2। तो इसका आंसर कितना हुआ, 252। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा आपका, बी। ठीक है, अब देखो मैंने एक एक करके क्यों सॉल्व कराया, ताकि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना आ जाए। ठीक है, वरना आप एक ही बार एन की वैल्यू 1 एंड 2 पुट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि वो पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है और काफी इजी है। ठीक है, अब डायरेक्शंस में कुछ चीजें देखो बेसिक्स होती हैं कि आपका ये साइड जो है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखो क्या बोल रहा है आपका, टू फ्रेंड एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर द 50 मीटर। ठीक है, आप देखो मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, एक्स एंड वाई यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये साथ में रन कर रहे हैं कितना, 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन दिया है एंड रीच अ पॉइंट, मान लो आपके इस पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, एक्स टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर। अब देखो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो मान लो एक्स जब राइट टर्न करेगा तो एक्स का राइट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप एज्यूम कर लिया करो कि x की जगह अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा राइट टर्न क्या होगा। ठीक है, तो x देखो यहां पे पहुंच गया एंड x कितना मीटर रन किया, 60 मीटर। ठीक है, y जो है वो लेफ्ट टर्न किया है एंड रन्स 40 मीटर। अब देखो y जब लेफ्ट टर्न करेगा तो y का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये कितना है, 40 मीटर। ये y यहां पे पहुंच गया, देन x टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर। अब देखो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब ये कितने मीटर टर्न किया, रन किया, 50 मीटर। तो 50 मीटर, तो ये मान लो यहाँ पे x पहुंच गया। ठीक है, एंड y क्या बोल रहा है, y टर्न्स राइट। अब देखो जो y इस डायरेक्शन में है तो y का राइट क्या होगा, ये साइड होगा। ठीक है, रन्स 50 मीटर, 50 मीटर, ये भी y यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या पूछ रहा है, दोनों यहाँ पे रुक गए। ठीक है, तो फाइनल x का पॉइंट ये हो गया, y का पॉइंट ये हो गया। हाउ फॉर आर दी बोथ फ्रेंड फ्रॉम ईच अदर नाउ। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, तो इनके बीच की यही डिस्टेंस हो गई। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, 40 प्लस 60। ठीक है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं और आप इसको 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो है कैलेंडर का क्वेश्चन, तो कैलेंडर के क्वेश्चंस को हम इसके बेसिक्स के साथ सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखो ये है इंग्लिश अल्फाबेट का क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा है कि इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड। ठीक है, इसको उल्टा कर देना है एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्युपाइज। तब आपको बताना है कि लखनऊ को कौन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप इसका मतलब समझ रहे हो। अब देखो ये लेटर है लखनऊ, LUCKNOW। ठीक है, अब आपको इसके पोजीशन को रिवर्स करना है। ठीक है, सपोज अब कुछ चीजें आप बेसिक्स देख लो। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि जो स्टार्टिंग से सेकेंड लेटर, ठीक है, तो ये लास्ट से कौन सा लेटर होगा, 25। इसका मतलब क्या हुआ, 27 माइनस स्टार्टिंग से सेकेंड लेटर, तभी आपको मिला 25 लेटर। ठीक है, इसी तरह मैं बोलता हूं कि अगर स्टार्टिंग से थर्ड लेटर, तो ये लास्ट से रिवर्स से आपको कौन सा मिलेगा, 27 माइनस 3, यानी लास्ट से आपको 24। ठीक है, तो यानी अगर इसको रिवर्स करना है तो आपको 27 में से इसके पोजीशन को माइनस कर देना है। ठीक है, एंड देखो एक कीवर्ड होता है इसमें, इजोटी। ठीक है, ई की प्लेस
5, Z की 10, O 15, T 20, Y 25। ठीक है, ये याद रखना आप, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो L की पोजीशन क्या है। ठीक है, J की पोजीशन 10, J के बाद K देन L, तो L की पोजीशन कितनी है 12। ठीक है, अब देखो U की पोजीशन क्या है 50, O की पोजीशन क्या है 15। ठीक है, और T की पोजीशन 20, तो T के बाद U आता है तो U की पोजीशन कितनी होगी 21। ठीक है, C की पोजीशन 3, K की पोजीशन, J के बाद K, J की पोजीशन यहाँ पे 10 है तो K की पोजीशन क्या होगी 11। ठीक है, N की पोजीशन क्या होगी, N की पोजीशन आपकी O के पहले आता है तो 14। ठीक है, O की पोजीशन 15, आप यहां से देखो इजोटी से। ठीक है, W की पोजीशन क्या होगी, T 20 है, U 21, V 22, W कितना 23। ठीक है, अब आपको इसका रिवर्स पोजीशन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो 27 में से माइनस कर दो सबको। ठीक है, आपको ये पोजीशन मिल जाएगा, तो 27 में से माइनस करोगे 12, 15, 21 माइनस करोगे 6, 3 माइनस करोगे 24, 11 माइनस करोगे कितना होगा 16, देन 14 माइनस करोगे 13 एंड 15 माइनस करोगे 12, 23 माइनस करोगे तो 4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर फोर्थ लेटर है स्टार्टिंग से तो इसकी वैल्यू कितनी होगी फोर्थ की डी। ठीक है, यानी इसके लास्ट लेटर में क्या होना चाहिए डी, तो आप देखो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो 12, 12 कौन सा आएगा, जे जो है 10 है तो 12 क्या होगा के एल। ठीक है, उसके बाद 13 एम, 16 क्या होगा आपका 15 ओ है तो पी 16 पी होगा। ठीक है, इसी तरह से 15 क्या है ओ 6 क्या होगा ई 5 है तो एफ 6 होगा। 24 क्या है 25 जो है वाई है तो 24 क्या होगा एक्स। ठीक है, अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है आपका ओ एफ एक्स पी एम एल डी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे जी है तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो आंसर क्या है आपका डी। आप इसको मैच कर लो यहाँ से। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में इजोटी कीवर्ड को ध्यान रखना है जिससे जल्दी आपके आंसर्स आ जाएं। एंड सेकंड, अगर आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग से पोजीशन पता है और उसको लास्ट से पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो आप 27 में से माइनस कर दो। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको दो स्टेटमेंट दिए होंगे और एक क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप स्टेटमेंट 1 से दे सकते हो, क्या ओनली 2 स्टेटमेंट से दे सकते हो, या दोनों को मर्ज करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, या दोनों स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट ही नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहले में पूछा क्या है, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, बताना है कि जेड जो है एक्स का भाई है या नहीं है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज ए ब्रदर ऑफ वाई। एक्स क्या है वाई का ब्रदर है, ब्रदर है इसका मतलब एक्स क्या है मेल है। ठीक है, मेल को प्लस से फीमेल को माइनस से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वाई इज ए ब्रदर ऑफ जेड, यानी वाई भी क्या है मेल है, ब्रदर है किसका जेड का। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हो कि जेड ब्रदर है एक्स का, जेड का जेंडर डिफाइन नहीं है कि मेल है या फीमेल है, ये ब्रदर भी हो सकता है सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, तो केवल स्टेटमेंट 1 से आप आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स, तो क्या अगर केवल स्टेटमेंट 2 आपको पता है एक्स वाई जेड सिबलिंग्स हैं तो सिबलिंग्स तो फीमेल भी हो सकती है ना, सिस्टर भी हो सकती हैं, तो आप इसको बता नहीं सकते कि जेड का जेंडर जो है वो मेल ही होगा। ठीक है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट को अगर आप मर्ज भी करोगे तब भी आपको जेड का जेंडर पता नहीं है। ठीक है, कि जेड मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो क्या जेड ब्रदर है एक्स का, तो इन दोनों स्टेटमेंट से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जेड ब्रदर है एक्स का या नहीं, तो आंसर क्या होगा आपका डी। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, सो अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, वैसे काफी इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर दी थ्री प्लेसेस सच दैट देयर आर थ्री डिफरेंट रोड फ्रॉम ए टू बी। आप इसको बना लो, ठीक है। ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, ठीक है। ए से बी जाने के लिए आपको थ्री डिफरेंट रोड हैं, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट रोड ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है। एंड फोर डिफरेंट रोड फ्रॉम बी टू सी, यानी अगर आप बी से सी जा रहे हो तो कितने रोड हैं? फोर, ठीक है। सो दीज आर दी फोर रोड फ्रॉम बी टू सी। अब और क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्या बताया है इंफॉर्मेशन में, एंड थ्री डिफरेंट रोड फ्रॉम ए टू सी, यानी अगर ए टू सी आप जा रहे हो तो देयर आर थ्री वेज, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है। अब पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी यूजिंग दीज रोड। तो ये जो पीएनसी का है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। ए टू सी हमें जाना है, ठीक है। मेरे पास रास्ता क्या है, मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं ए टू बी चला जाऊं, ठीक है, एंड बी टू सी चला जाऊं, ठीक है। या मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट ए टू सी चला जाऊं। समझ में आ गया इतना? अब देखो ए टू बी जाने के मेरे पास कितने वेज हैं? थ्री। बी टू सी जाने के कितने वेज हैं? चार, ठीक है। थ्री फोर। तो ए टू सी पहुंचने के लिए आप कितना तरीके से जा सकते हो? थ्री इंटू फोर 12, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, ए टू सी डायरेक्ट चले जाओ, ठीक है। तो ए टू सी डायरेक्ट जाने के कितने रास्ते हैं? तीन, ठीक है। तो टोटल वेज कितने हो गए? 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, ठीक है। सो आंसर इसका क्या है? सी। आपको ये समझ में आ गया कि अगर ए टू सी मुझे जाना है तो ए टू बी में चला जाऊं एंड ए टू सी एंड बी टू सी चला जाऊं, ठीक है। तो जब ए टू बी जाएंगे 3 एंड बी टू सी 4, तो यहां से 12 वेज बनेंगे, यानी 12 तरीके से ए टू सी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। एंड ए टू सी जाने की 3 वेज ये है, तो टोटल वेज 12 प्लस 3 15, ठीक है। तो ये जो है पीएनसी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ इजी क्वेश्चन। अब देखो ए हैज सम कॉइन्स, ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर टू बी, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट जैसा बोला है वैसे आप करते चले चलो, ठीक है। ए के पास कुछ कॉइन्स हैं, सपोज कि ए के पास कॉइन्स कितने हैं? एक्स। तो यानी ए के पास नंबर ऑफ कॉइन्स आपके एक्स हो गए, ठीक है। अब ए ने क्या किया, हाफ ऑफ द कॉइन एंड टू मोर बी को दे दिया। तो अभी बी के पास कितने आए? एक्स का हाफ प्लस 2। समझ में आ गया आपको? तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? एक्स प्लस 4/2, ठीक है। अब देखो अब क्या बोला है कि बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड टू मोर टू सी, यानी सी के पास कितना है? 1/2 एंड बी का हाफ। तो बी के पास एक्स प्लस 4/2, ठीक है। उसका हाफ ये हो गया एंड टू मोर ये है सी के पास, ठीक है। आप इसको जो है सॉल्व कर लो। सी इक्वल टू एक्स प्लस 4/4 प्लस 2, तो यहां से कितना हो गया? 4 2 जा 8 प्लस 4 एक्स प्लस 12/4। ये कॉइन सी के पास है, ठीक है। तो सी के पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो कितने हो गए? x/4 प्लस 3 आप लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड टू मोर टू डी। अब डी के पास तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आए? x/4, यानी सी का हाफ, ठीक है। हाफ ऑफ सी प्लस 2 मोर, ठीक है। तो डी के पास नंबर ऑफ कॉइन, इसको आप सॉल्व कर लो। 1/2 x प्लस 12/4 प्लस 2, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करो। x प्लस 12/8 प्लस 2, ठीक। फिर x प्लस 8 2 जा 16 16 12 28, ठीक है, बाई 8, ठीक। अब बोला है कि जो d के पास नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस सीसैट में दिए होते हैं। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 10। अदर भी क्वेश्चंस देखोगे जैसे पाइप्स एंड सिस्टम का, वहां पे भी ऐसे बोल देता है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्या है? 99। इस केस में हमारा स्मॉलेस्ट क्या होगा? 10। तो आप इसको सॉल्व कर लो। x प्लस 28 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 80,
तो x की वैल्यू कितनी आई 80 माइनस 28 इक्वल टू 52। तो आंसर क्या हो गया आपका डी। ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ पैटर्न है, ए बी ABC, ठीक है, ABCD ठीक है, इस तरह का पैटर्न है, यानी 1 2 यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है। अब आपको बताना है कि विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस, यानी आपको 100th प्लेस का लेटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आपने अगर पढ़ा हो कि समेशन n क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आपने 8th 9th में ये भी पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट 10 नंबर होते हैं उनका सम 55 होता है। ठीक है, हमें 100 तक जाना है, तो हम इसको 13 पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट 13 टर्म का जो सम होगा कितना होगा। तो n प्लस 1 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 13 इंटू 13 1 14 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट 13 जो नंबर होगा उसका सम कितना होगा 91। ठीक है, यानी जब ये 13th प्लेस पे आएगा तो वहां पे 91 तक कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हमें जब हम 14th का जो सीरीज लिखेंगे उसमें जो 9th प्लेस होगा वही लेटर आपको बताना है। ठीक है, तो अब 9th प्लेस देख लो कौन सा होगा आपका, ABCDEFGHI 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या होगा आपका 9th प्लेस, यानी जो फर्स्ट से 100th प्लेस पे होगा वो क्या होगा आई होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये जो पैटर्न है इस पैटर्न की बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया कि 100th प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे ये देखो यहाँ से इस तरह से जब पैटर्न बनेगा तो एक 13th का जो पैटर्न होगा वो 91 पे कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे ये 5th का क्या है BCDE, ये इस तरह से कंप्लीट हुआ, ऐसे जो 13th का आएगा वो 91 पे कंप्लीट होगा। तो 100 प्लेस बताना है तो वो फिर सीरीज क्या होगी, ए से स्टार्ट होगी। तो ए से स्टार्ट होगी तो 9th प्लेस कौन सा होगा आई होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन कि हाउ मेनी सेकेंड इन अ टोटल आर देयर इन एक्स वीक। अब देखो एक्स वीक है तो एक वीक में कितने डे होते हैं 7, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, कितने मिनट होते हैं 60, कितने सेकंड होते हैं 60। ठीक है, तो एक्स वीक हो गया। एक्स डेज, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, 60 मिनट एंड 60 सेकंड। ठीक है, फिर क्या पूछा है एक्स आवर्स, तो 1 आवर्स में 60 मिनट 60 सेकंड प्लस एक्स मिनट, तो एक मिनट में कितने 60 सेकंड प्लस एक्स सेकंड। ठीक है, तो अब आपको इसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप देखो कैसे करोगे। एक्स 24 7 जा 168 मल्टीप्लाइड बाई 3600 प्लस, अब देखो ये भी हो गया 3600 इंटू 24x प्लस ये देखो 3600 इंटू एक्स प्लस 60x प्लस x। ठीक है, अब देखो सब में से आप x कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो x कॉमन लिया 168 इंटू 3600 प्लस 3600 इंटू 24 प्लस x कॉमन है यहाँ पे भी 3600 प्लस 60 प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है 8 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट कितना होगा 0। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, तो और यहाँ पे क्या है सम है। ठीक है, तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। जो यहाँ पे आप, तो आपके जो आंसर है ए सी वैसे ही कैंसिल होंगे। ठीक है, जो कि यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, एक्स यहाँ से भी आप चाहो 3600 कॉमन ले सकते हो, तो कितना हुआ 168 प्लस 24। ठीक है, प्लस 1 प्लस 60 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर लो, एक्स
3600, 85 एंड 168, 93, ठीक है, प्लस 61, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। कि देखो ये है 11,581 एंड आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या है, 4 डिजिट है और ये 3 डिजिट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, 6 डिजिट और ये क्या है, 5 डिजिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ओके। तो इसका जो है नंबर सिस्टम में एक डिटेल कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट का, ठीक है। तो मैं जब वहां पे नंबर सिस्टम आपको कराऊंगा तो वहां पे डिटेल में बता दूंगा। ऑल्दो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो एंड यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है तो यहाँ से ऑप्शन जो है कैंसल आउट, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जो है कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अदरवाइज जब मैं नंबर सिस्टम आपको बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा किस तरह से जो है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें देखो 2 स्टेटमेंट है। हमें ये क्वेश्चन बताना है हाउ फॉर इज द सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू, ठीक है। तो यानी सिटी पी एंड क्यू के बीच की हमको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 देखो, सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर, ठीक है। यानी ये अगर सिटी क्यू है तो इसकी आर से डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो कि सिटी पी की डिस्टेंस सिटी क्यू से क्या है, नहीं बता सकते आप, क्योंकि पी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 एलोन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो ऑप्शन ही क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं, सिटी पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम आर। पी जो है वो आर से कितनी डिस्टेंस पे है, 43 किलोमीटर पे, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो सिटी पी की डिस्टेंस क्यू से क्या कहाँ पे है, केवल स्टेटमेंट 2 से। तो स्टेटमेंट 2 में क्यू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 एलोन क्या होगा, नॉट सफिशिएंट। तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं, ठीक है। इस सिटी क्यू जो है 18 किलोमीटर है से, सिटी पी जो है 43 किलोमीटर है आर से। तो क्या आप बता सकते हो कि सिटी पी और क्यू के बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करो, क्यू एंड आर की डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, ठीक है। जो है आर से 43 किलोमीटर है, जो है 43 किलोमीटर है आर से। हो सकता है पी इस डायरेक्शन में हो सकता है पी जो है इस डायरेक्शन में हो 43 किलोमीटर, ठीक है। हो सकता है पी की डायरेक्शन इधर हो 43 किलोमीटर। तो क्या आप पी एंड क्यू के बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्योंकि जो इसमें पी की डायरेक्शन है वो डायरेक्शंस कोई दी ही नहीं है कि किस डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट नहीं है टू टेल द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बेसिकली आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है। तो देखो सपोज ये पेन्स हैं, ठीक है, इसको पेन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑल पेन्स आर बुक्स। क्या बोल रहा है, नो चेयर इज अ पेन, कोई भी जो चेयर है वो पेन नहीं है, ठीक है। यानी चेयर एंड पेन के बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन क्या बता रहा है, इसको हम लेवल कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, ऑल चेयर्स आर बुक्स। तो ऑल चेयर्स क्या बुक्स हैं, नहीं। बुक्स का लेवल क्या है 1 2 एंड चेयर्स एंड पेन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है एंड चेयर एंड बुक्स के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन 1 नहीं कह सकते कि ऑल चेयर्स आर बुक्स, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। एंड सम चेयर्स आर पेन, एंड इसमें बोला नो चेयर इज ए पेन, तो क्या हम बोल सकते हैं सम चेयर्स आर पेन, तो ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल बुक्स आर चेयर्स, क्योंकि ऑल पेन्स आर बुक्स, बट ये जो पेन्स हैं जो बुक्स हैं, तो ये पेन और चेयर के बीच में कोई रिलेशनशिप्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता कि ऑल बुक्स आर चेयर्स। आप कंक्लूजन 3 भी क्या है, रॉन्ग है,
फोर्थ कंक्लूजन क्या है, नो चेयर इज अ बुक। तो आप देखो बुक्स एंड चेयर एंड पेन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम ये भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इसी की तरह है। को देखो, सम डॉक्टर्स और टीचर्स। ठीक है, सपोज ये डॉक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें बोला है सम डॉक्टर्स और टीचर्स। ठीक है, डॉक्टर्स डी, टीचर्स टी। ओके, सेकेंड क्या बोला, ऑल टीचर्स और इंजीनियर्स। ये जो सारे टीचर्स हैं क्या हैं, इंजीनियर्स हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 3 बोल रहा है ऑल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, यानी ये जो सारे इंजीनियर्स हैं ये क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन है, सबसे पहले इसको लेबल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। कंक्लूजन 1 देखो आपका, हम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। ठीक है, साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, साइंटिस्ट की अगर आप लेवल देखो तो 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, पूछा है डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। अब देखो डॉक्टर्स में कौन कौन से, 1 एंड 2। ठीक है, तो इसमें क्या 2 कॉमन है, तो यस सम साइंटिस्ट और डॉक्टर। कंक्लूजन 1 क्या है, करेक्ट है। ठीक है, कंक्लूजन 2 देखो, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स। अब देखो इंजीनियर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंजीनियर्स 2 3 4, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को क्या है 1 2, तो क्या सारे इंजीनियर डॉक्टर्स हैं, नो। ठीक है, ये डायग्राम से भी क्लियर है, तो कंक्लूजन 2 क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, कंक्लूजन 3 क्या, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। अब ये देखो इंजीनियर्स का जो लेवल है वो क्या है, 2 3 4, इसको 2 3 4 से लेवल किए हैं। एंड सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स को 1 2, तो ये देखो 2 2 कॉमन है, इसका मतलब कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, तो ये क्या है, करेक्ट है। कंक्लूजन 3 इज करेक्ट। तो आप देखो आपका स्टेटमेंट कौन सा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, कंक्लूजन 1 एंड 3 किसमें है आपका, देखो ऑप्शन सी में है कंक्लूजन 1 एंड 3, तो आंसर सी। ठीक है, आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना इसको। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में छोड़ना ही है। ठीक है, और इसको मैंने भी छोड़ दिया था, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको लग जाएगा कि इसमें जो है कई सारे यानी 3 to 4 ऑड सॉल्यूशंस मिलेंगे और इनको कैलकुलेट करने में टाइम भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एग्जाम में छोड़ देना। ठीक है, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसको लीव करो। ओके, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करेगा एंड थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो आपके 0.83 मार्क्स, ठीक है, उतने टाइम में आप दूसरे क्वेश्चंस को करेक्ट करके 2.5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सीसैट में 80 क्वेश्चंस तो हैं, बट 80 में से आपको ओनली 50 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस तो वैसे भी आपको टच भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये इस 30 में से वन ऑफ द क्वेश्चंस हैं जिनको आपको लीव कर देना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं कि 5 फ्रेंड हैं पी क्यू एक्स वाई जेड परचेज सम नोटबुक्स, द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऐसा है, जेड ने परचेज किया 8 नोटबुक्स मोर देन एक्स डिड। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि एक्स ने जो है स्मॉल एक्स नोटबुक परचेज किया। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो जेड ने नोटबुक परचेज किया कितना हुआ, एक्स प्लस 8। उसके बाद P एंड Q टुगेदर परचेज 21 नोटबुक्स, तो P प्लस Q ने कितना नोटबुक परचेज किया, 21। ठीक है, परचेज 5 नोटबुक लेस देन P डिड। ठीक है, तो Q ने कितना परचेज किया, P से 5 कम। ठीक है, यहाँ से आप Q की वैल्यू जो P माइनस 5 है आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, तो यहाँ से आपको P इक्वल टू P प्लस P माइनस 5 इक्वल टू 21 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2P माइनस 5 इक्वल टू 21, 2P की वैल्यू कितनी हुई 26, तो P की वैल्यू 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13। ठीक है, P की वैल्यू 13 आ गई,
तो यहाँ से आप Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, Q इक्वल टू P माइनस 5, 13 माइनस 5 इक्वल टू 8। ठीक है, तो आपको P एंड Q की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ क्या पूछा है, X एंड Y टुगेदर परचेज 28 नोटबुक्स। X एंड Y टुगेदर 28 notebooks. P purchased 5 notebook more than X did. ठीक है, तो P ने 13 नोटबुक परचेज किया, तो X से 5 ये ज्यादा है, तो X ने कितना किया होगा, 8 नोटबुक। तो 8 प्लस Y इक्वल टू 28। Y की वैल्यू कितनी आई, 20, यानी Y ने कितना नोटबुक परचेज किया, 20। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ ईच नोटबुक इज प्राइस 40 देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल नोटबुक। ठीक है, तो अब देखो पहले टोटल नंबर ऑफ आप नोटबुक काउंट कर लो। तो एक्स के पास कितने नोटबुक हैं, की वैल्यू कितनी है, 8। वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 20। जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 8, तो एक्स 8 है, जेड कितना होगा, 16। पी की पास कितनी नोटबुक है, 13 एंड क्यू 8। इसका सम करो, 20, 28, 28 एंड 16, 4, 44 एंड 13, 7 प्लस 8, 65। ठीक है, 65 टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड एक की प्राइस 40 है, तो मल्टीप्लाई बाई 40 कर दो, ये कितना आ जाएगा, 2600। ठीक है, आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चंस में क्या है, ये सेम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है कि 6 लेक्चर्स ए बी सी डी ई एंड एफ ईच ऑफ 1 आवर्स आर शेड्यूल बिटवीन 8 AM टू 2 PM। ठीक है, 6 क्लासेस हैं और वो 8 AM से 2 PM के बीच में शेड्यूल्ड है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड, ये बताना है। स्टेटमेंट 1 का इंफॉर्मेशन देखो, लेक्चर एफ इज प्रिसीडेड बाई ए एंड फॉलोड बाई सी। तो F जो है प्रिसीडेड बाई A है एंड फॉलोड बाई C। तो क्या आप बता सकते हो कि थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर होगा, क्योंकि मुझे जो है अदर जो लेक्चर्स हैं B, D एंड E इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 से आप एलोन आंसर नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। एंड बोल रहे देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी, बी के बाद कोई भी लेक्चर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बी क्या है, लास्ट लेक्चर्स है। ठीक है, तो अगर केवल स्टेटमेंट 2 है, लास्ट लेक्चर आपको पता है, तो क्या आप थर्ड बता सकते हो, अदर 5 लेक्चर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 एलोन क्या होगा, इनसफिशियंट होगा टू आंसर द क्वेश्चंस। अब दोनों स्टेटमेंट को क्लब करते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को क्लब करने के बाद तो देखो क्या डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास एंड ई लेक्चर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं है, तो ये क्या है, डेटा इनसफिशियंट है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ओके, अब देखो ये क्लॉक का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने 2021 के भी पेपर में सॉल्व किया था और एक क्लॉक पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट देखो, बिटवीन 3:16 एंड 3:17 PM आवर एंड एंड मिनट एंड कॉन्साइड। ठीक है, अब देखो इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाई 2। H जो है आवर हैंड है एंड M जो है मिनट हैंड है। ठीक है, अगर आवर हैंड एंड मिनट हैंड एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 रख दो, 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करो, 60H माइनस 11M इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो 60H इक्वल टू 11M, M की वैल्यू लिख सकते हो आप 60H डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, अब यहां पे देखो आवर की वैल्यू कितनी है, 3। आप H की वैल्यू रख दो, आपकी मिनट की वैल्यू पता चल जाएगी कि किस मिनट पे ये आवर हैंड एंड मिनट हैंड है कॉन्साइड हो रहे हैं। ठीक है, तो 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11, तो ये कितना हुआ, 180 डिवाइडेड बाई 11। आप इसको सॉल्व करो, 11 1 जा 11, 7 0, 11 6 जा 66, फिर 6, तो ये 6 7 इस टाइप के आता जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आई,
16.67 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 16.67 मिनट पे ये आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे। तो ये जो टाइम है आपका, ये 3:17 PM एंड 3:16 PM के बीच में है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड क्या है, बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कोइंसाइड। अब देखो, तो जब आप क्लॉक पढ़ोगे तो आपको वहां पे एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो ये मिनट हैंड है एंड सेकेंड हैंड है, ये एवरी मिनट पे कोइंसाइड करेंगे। ठीक है। तो 4:58 PM पे भी कोइंसाइड करेगी, 4:59 PM के भी कोइंसाइड करेगी। ठीक है। बट इनके बीच में सेकेंड हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड नहीं करेगी। तो ऑप्शन 2 क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। ओके। एंड इस क्वेश्चन को हमने स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लिया है। सो दीज वर दी लॉजिकल रीजनिंग 2022 क्वेश्चंस। ठीक है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन देयर ऑल्सो। ओके। एंड अगर आपने सीसैट स्ट्रैटेजी की वीडियो अभी नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लेना। आपको उससे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आप सीसैट को किस तरह से इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ओके। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।